नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। 50 के दशक में फणीश्वर नाथ रेणु ने सीमांचल के अंचल को बड़े करीब से देखा, महसूस किया। फिर उसकी व्यथा साहित्य के रूप में सामने भी आई। अंचल की कथाएं, मेले और वार्ताओं में अंचल की विवशता भी नजर आई। दुख की बात यह है कि यह विवशता आज भी जारी है। विकास और जनता के सरोकारों से सीमांचल और आसपास का इलाका काफी दूर दिखता है। 18 अप्रैल को बिहार के 5 जिलों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। कोई न कोई जनप्रतिनिधि की किस्मत ईवीएम में कैद भी हो जाएगी। साथ ही मतदाताओं का भविष्य भी इनके माध्यम से तय हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो तय होगा वो वाकई लोगों के हित में कितना तय होगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव जहां हो रहे हैं वहां के स्थानीय मुद्दे गौण नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग भी इन मुद्दों को लेकर बहुत हाय तौबा नहीं मचा रहे हैं, बल्कि वो भी राजनीतिक दलों से अभिभूत होकर अपने पसंद के दलों के प्रत्याशियों को वोट देने का मन बना चुके हैं। जनता का ये मोह और पार्टियों के भ्रमजाल ने हमेशा जनता का ही नुकसान किया है। लेकिन विडंबना है कि जनता अपने ही सरकारों पर दावा नहीं करती। अपने अधिकारों के लिए वो लड़ती नजर नहीं आती। वो जाति धर्म में उलझ जाती है और जमीनी मुद्दे गौण रह जाते हैं। हम अपने सम्मानित मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम सीमांचल में आने वाले जिलों की स्थिति समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। आखिर यहां मुद्दा क्या होना चाहिए था और क्या बनाया जा रहा है। बिहार के 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया को सीमांचल कहा जाता है। ये इलाका पिछड़ा हुआ है, सब जानते हैं। पिछड़ा इसलिए है क्योंकि इसे पिछड़ा ही रहने दिया गया। मक्का इन इलाकों की प्रमुख फसल है। हर खेत में मक्का मिलेगा और साल में 2 बार भी मक्के की खेती होती है। दुखद यह है कि यहां मक्के की खरीद सरकारी दर पर यानी एमएसपी पर नहीं होती। त्रासदी यही है कि 69 लाख मतदाता वाले सीमांचल में मक्का कभी मुद्दा बना ही नहीं। मजबूरी में किसान इसे औने पौने दाम यानी कि आधे दाम पर 900 या 1000 रुपये क्विंटल बेच देता है। ये समझ लीजिए कि किसी किसी गांव में 6000 वोटर्स हैं तो 4000 सीधे मक्के से जुड़े हुए, यानी कितना बड़ा व्यवसाय है किसानों का। सन 2018 में नीतीश कुमार ने मक्का के लिए सरकारी खरीद केंद्र की बात जरूर की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये पिछड़ा इलाका मक्का उपजाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है। ये मक्के की रोटी और भुट्टे के अलावा पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स जैसे तमाम रूपों में इसका इस्तेमाल होता है और दुनिया का ये पेट भरता है। मक्के पशुओं के चारे के लिए भी काम में आते हैं। अमेरिका, चीन, ब्राजील मक्का उपजाने वाला धनी देश है, लेकिन सीमांचल की किस्मत देखिए, मक्का उपजाकर भी किसान बेहाल है। भारत सरकार ने 2018-19 में मक्के का समर्थन मूल्य 1700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था। मध्य प्रदेश में सरकार मक्के पर बोनस भी देती है, लेकिन बिहार में मक्के की सरकारी खरीद नहीं होती। बिहार और केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में 1050 से 1150 प्रति क्विंटल, 2016 में 1150 से 1250 प्रति क्विंटल, 2017 में 1250 से 1300 प्रति क्विंटल, 2018 में 1500 से 1600 प्रति क्विंटल। यह सरकारी रिपोर्ट है, लेकिन जनता बेचने जाती है तो हालत कुछ और होती है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय करा दें। श्वेता विश्वास, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं जेडीयू की, आपका बहुत स्वागत है। सरोज तिवारी, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं कांग्रेस का, आपका बहुत स्वागत है। नवल किशोर यादव जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रजनीश भारद्वाज, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन मामलों के खास जानकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। पहले अपने विश्लेषकों की राय जरा समझेंगे। रजनीश जी, क्या लगता है आपको, सीमांचल के जिन इलाकों में चुनाव होने हैं दूसरे चरण में, वहां मुद्दे कौन कौन से प्रभावी हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, और क्यों जो असली मुद्दे हैं वो गौण नजर आ रहे हैं? बिहार में मतदान हो रहा है और बिहार के समाज की जो बनावट, जैसे मैंने समझा है इतने वर्षों में, तो उसमें बिना मुद्दों के, कम से कम सीमांचल में तो बिना मुद्दों के चुनाव नहीं होंगे। अब वो मुद्दे जो मंच से बात किए जाए या वो मुद्दे जो लोगों के घरों में
पनपते हैं, इनमें थोड़ा अंतर होता है। राजनीतिज्ञ और हम लोग जैसे विश्लेषक या वो जिन मुद्दों को उठाते हैं उनमें और जो स्थानीयता का जो मुद्दा होता है इनमें थोड़ा कई बार अंतर होता है। आप देखेंगे कि अब नोटबंदी या जीएसटी या इसकी वजह से जो जॉब लॉस हुआ बिहार में, सबसे ज्यादा अगर कहीं के लोग मजदूरी के निकाले गए नौकरियों से भारत के विभिन्न राज्यों से, तो वो सीमांचल का क्षेत्र था। सीमांचल कई कारणों से, हम लोग कोसी बेल्ट भी है, हम जानते हैं कि हमारा कोसी प्रोजेक्ट बिहार में 3 बड़े नदियों के प्रोजेक्ट बनाए गए, उसमें कोसी प्रोजेक्ट भी था और बुरी तरह से फ्लॉप रहा हुआ प्रोजेक्ट, उसका एक परिणाम है। और उसके बाद जो जातीय समीकरण का या विचारधाराओं का भी हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा इस लाइन पर कि जातीय समीकरण सामाजिक सत्य हैं और विचारधाराओं की जो बात होती है राजनीतिक गतिविधि में, वो राजनीतिक सत्य है। और ये राजनीतिक सत्य चुनाव के समय सामाजिक सत्य यानी जातिगत बनावट को एक टूल की तरह यूज करते हैं और यूज करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। और यही होगा सीमांचल में भी। जी, कृषि एक विषय है जो बहुत स्थानीय स्तर पर है। जो बेरोजगार होकर मजदूर आए हैं बाहर से, उन्होंने आकर जो लोकल काम शुरू किया है, उसमें मुझको ऐसे भी लोग मिले जो जीएसटी के बाद या नोटबंदी के बाद जब लौट कर आए थे तो उनके 400-500 रुपए, फेरी वाले हैं उनके 400-500 रुपए कमाई होती है, आज बोलते हैं कि 300 रुपए की 400 रुपए की कमाई होती है, यानी उसमें थोड़ी गिरावट आई। इसकी वजह जेब में पैसे का कम होना भी एक कारण है। तो ऐसे कई तरह के विषय होंगे जिनको आधार, और तब जो जातिगत बनावट है, एक जो समाज है महादलित जिनको हम नाम देते हैं, समाज का वो हिस्सा आज जिसके साथ भी हो, लेकिन खरीद फरोख्त की चुनाव के समय पैसे बांटने और उनका समर्थन पाने में सबसे ज्यादा प्रभावी ये समाज रहा है। और मुझको नहीं लगता है कि आज के दिन में भी सारी राजनीतिक गतिविधियों या इस पक्ष या उस पक्ष के तमाम दलित नेताओं के प्रयास के बाद भी 50%, 40% से कम लोग खरीद फरोख्त के तहत वोट देंगे, उन पर इसका प्रभाव रहेगा ही। तो सीमांचल एक कॉम्प्लिकेटेड हम बोल सकते हैं एक एरिया है जिसमें कई विषय एक साथ मिलकर प्रभावी होंगे। डॉक्टर संजय कुमार, सीमांचल बिहार का वो इलाका है, वो हिस्सा है जहां की बाढ़, पलायन, रोजगार की अनुपलब्धता उन इलाकों में होने की वजह से, विकास की वो रोशनी जिसका इंतजार सीमांचल को आज भी है, फणीश्वर नाथ रेणु का वो मैला आंचल आज की राजनीति में बहुत फिट बैठता है, आश्वासनों का वो दौर हर चुनाव में होता है जो जारी है इस बार भी। एक दूसरे को कोसते नजर जरूर आ रहे हैं हर राजनीतिक दल दूसरे को, पर जिनको वोट देना है उनके हाथ में क्या क्या नजर आ रहा है और वो किधर जाकर बहते दिख रहे हैं। ठीक बात है कि अगर सीमांचल को समझना है तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो प्रति परिकथा है जी, या जिस मैला अंचल की बात आप कर रहे हैं, अगर एक बार उसको पढ़ लिया जाए तो सीमांचल की तस्वीर सामने आ जाएगी कि कैसे जो वहां की मिट्टी है बिल्कुल उजली सफेद मिट्टी है, और कैसे वहां पर पंडुकों की जो आवाज जो दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। तो फणीश्वर नाथ रेणु चूंकि उस इलाके को जिए थे, अररिया उसी से कट करके बना है, तो उस पूरे इलाके का उन्होंने चर्चा की है। आज भी जो पूर्णिया का जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक है, और वो आर्सेनिक का फ्लोराइड युक्त पानी आज भी वहां के लोग पीने के लिए अभिशप्त हैं। ये जो कटिहार का इलाका है, कहा जाता है कि जब बंटवारा हुआ था बंगाल से बिहार का, तो जो मिल थे, जूट मिल, वो रह गए थे कटिहार में, और जूट की खेती ये लगता है आपकी आवाज वहां थम गई है, हम आपके पास फिर रुक करेंगे। नवल जी, जरा आपसे हम राजनीति की शुरुआत यहां इस अपने पैनल में करेंगे कि हालांकि आपका गठबंधन वहां पर ज्यादा किस्मत आजमा रहा है, यानी कि जेडीयू। आपकी एक सीट पर आप अररिया में आप लोग मैदान में खड़े हैं, चलिए एनडीए का पार्ट है वो दोनों मिलाकर।
एक अनुभव क्या कहता है सीमांचल को लेकर? 2008 में जब राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई थी उन इलाकों में, जब भयानक बाढ़ आई थी, तो उसके बाद कोई सबक खास लिया गया? रिहैबिलिटेशन एक बड़ी प्रॉब्लम वहां आज भी रही है। पुनर्वास को लेकर लोग दर दर भटकते रहे। थोड़ी फौरी तौर पर कुछ राहत जरूर पहुंचाई गई। किसानों को लेकर, खासकर मक्के की खेती के लिए वो इलाका बड़ा ही मशहूर रहा है। और मिल और कारखाने की यदि बात करें, जूट और पटसन को लेकर वहां पर एक लोगों की भावनात्मक लगाव लोगों का रहा है। कहां जाकर आप उन इलाकों को देख रहे हैं और क्या किन आधार पर आपकी पार्टी वहां पर अपने आप को समझना चाहती है कि हमारे सब हमको समझेंगे? संजय जी, वर्तमान देखना हो तो जरा पीछे एक बार 2014 उठा के देख लीजिए जी। एकदम 2014 के तरह ही ये चारों जिला में ये रिजल्ट होंगे, क्योंकि 60 साल 65 साल तक जिन लोगों की सरकारें रही वो पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज को इग्नोर करते रहे। हमारी एनडीए की सरकार जब से बनी, चाहे वो राज्य में हो या देश में हो, तब से आप देखेंगे वहां फसलों का व्यवस्था, स्कूलों कॉलेजों का व्यवस्था, सड़कों का व्यवस्था, आवागमन का व्यवस्था, ये बिजली का व्यवस्था, ये सारे चीज सरकार ने दुरुस्त किया है। और दुरुस्त करने का, और जो आप अभी कह रहे थे कि बाढ़ के आने के बाद उनके रख रखाव के लिए सरकार ने जितना बेहतर तरीका से वहां किया था, आजादी के पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। इसीलिए लास्ट टाइम भी लगभग सीटों पर एनडीए चुनाव जीती थी। इस बार भी 100% सीटों पर सरोज जी, मैं आ रहा हूं चुनाव जीतेंगे। और चूंकि बिहार की जनता और भारत की जनता यह समझती है कि एकमात्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार भी नरेंद्र नहीं सर, क्या है ना, हम जरा सा मुद्दों पर आ जाए। गठबंधन है, बेटा बेटी पालने वाले, परिवार पालने वाले। नवल जी, वो कभी भी भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी की हैसियत नवल जी, क्या है ना, कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। नवल जी, एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी। देश को परिवर्तन करना है, देश को रूपांतरण करना है, देश को समृद्ध बनाना है, गतिमान बनाना है। नवल जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ ही नवल जी सुन तो लीजिए, बिहार की जनता मतदान कर रही है, नवल जी, और उसका भी परिणाम आएगा सर। ठीक, नवल जी, क्या है ना कि वो तो जनता तय करेगी। जनता आपको वोट देगी तो आप जीतेंगे, जनता कांग्रेस को वोट देगी तो कांग्रेस जीतेगी, जनता जेडीयू को वोट देगी तो जेडीयू जीतेगा, या फिर जो भी दल को वोट मिलेगा वो जीतेगा। हमारा इशू वो है ही नहीं सर। हम थोड़ा सीमांचल को जीना चाहते हैं और सीमांचल से सटे उन इलाकों में जहां चुनाव होना है, भागलपुर, बांका, उसको समझना चाहते हैं। देखिए, बातें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, पर मक्के की खेती एक प्रमुख खेती है वहां पर नवल जी, जिसको लेकर आज तक सिर्फ आश्वासनों के भरोसे वहां के किसान चल रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी पिछले साल उन्होंने कहा था, अभी तक सरकारी खरीद केंद्र की कोई व्यवस्था वहां नहीं हुई। तो सर, सवाल ये उठता है कि हम जिस आश्वासन के दम पर आपको याद करते हैं, आपको अपनाते हैं, वो यदि पूरा नहीं होता है तो तकलीफ तो होती है ना सर। तकलीफ तो होती है जब 60 साल तक किसी ने उसका सूद नहीं। तो आप भी वही करेंगे? तो आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के 5 साल में मैं कह रहा हूं कि सड़कों के जाल बिछे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सड़क पे हमने आपसे सवाल किया ही नहीं, बिजली पर भी हमने आपसे सवाल नहीं किया सर। जब सड़क से, संजय जी, जब गांव जब सड़क से जुड़ते हैं तो उसका कम्युनिकेशन। सरोज जी, मैं आपको भी पूरा समय दूंगा, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। तो उनको, मजदूरों को भी काम मिलता है और किसानों को भी काम मिलता है। ठीक सर, खैर आप ये नहीं कहे। और जो आश्वासन की बात कर रहे हैं वह भी समय रहते निश्चित रूप से होगा ही। हमारी सरकार हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए वो काम करती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि परिवार के लिए काम करती है।
हमारा उनका इशू भी है नहीं बुनियाद सर, परिवार रखा और गया, उनका कांग्रेस। भी काम होगा संजय जी। सर हमारा इशू भी सीमांचल है, जरा सीमांचल के उन मुद्दों को जरा जीना चाहते हैं आप ही लोगों के जरिए, क्योंकि आप लोग वहां के तमाम लोग उनका ख्याल रखने की बात आज की तारीख में कर रहे हैं। जेडीयू, मैं सरोज जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मैं श्वेता विश्वास जी से भी थोड़ा समझ लेता हूं। श्वेता जी, चूंकि आपकी पार्टी वहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक मिनट आप। अच्छा संजय बोलिए। जी। हाँ सरोज जी आप संजय बोलिए। जी, मैं 1 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ, फिर मुझे आप वापस ले लीजिएगा। हाँ ठीक है और बोलिए। इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि आपका टीवी, आपका चैनल जो है, ये बहुत सारे दर्शक देखते हैं, और सुनिए ना, देखते हैं, और यहाँ से जब गलत बोला जाता है तो दर्शक भी गलत सुने क्या। जब इन्होंने कहा कि 2014 का रिजल्ट सीमांचल के 4 जिलों में 3 जिला जो कांग्रेस और महागठबंधन जीता था, किशनगंज, कटिहार और सर, दर्शक जान अररिया, रहे हैं सर। और सिर्फ पूर्णिया जदयू जीता था सर, और ये यहाँ से अगर ये टीवी पे बोल पा रहे हैं कि एनडीए जीत गया था, ये गलत है। दर्शक सुन के ठीक क्या ठीक सोच रहे ठीक, होंगे। चलिए आपने और करेक्ट कर दूसरी दिया, बात, इनको अच्छी बात है। कई सारी गलतियां की। नहीं ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बार भी इन्होंने सर ठीक कह रहे हैं आप। मैं गलती को सुधारना चाह रहा हाँ ठीक है, हो गया, सुधार दिया आपने, बहुत धन्यवाद। और नवल जी भी सुधर गए इस मामले लगातार में। बोलेंगे, बोलने ही नहीं देंगे। चलिए ठीक है। श्वेता जी, चूंकि आपकी पार्टी गठबंधन की ओर से वहां फ्रंट लाइन पे खड़ी है। भाजपा का ये सब है, प्रॉब्लम है, हाँ। करते नहीं है। ठीक ठीक ठीक, फ्रंट पे खड़ी है, और फिर क्या लगता है आपको, क्या क्या आधार है कि आप लोग वहां पर जनता के अपने होने का दावा कर रहे हैं? देखिए, सीमांचल की जनता चाहती है कि देश के अंदर एक मजबूत सरकार का गठन हो, और अगर हम एनडीए को वोट देंगे तो उससे एक राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन अगर यूपीए को वोट देंगे तो यूपीए के कारण एक परिवार, देश में एक परिवार, आदरणीय राहुल गांधी जी मजबूत होंगे, और अगर बिहार में देखें तो श्री तेजस्वी जी मजबूत होंगे। इसलिए सीमांचल के जनता ने तय कर लिया है कि हम जब भी वोट देंगे तो राष्ट्रीयता के मुद्दा पर वोट देंगे, देश की सुरक्षा के मुद्दा पर देंगे, देश की जो विदेशी नीति है उस पर वोट देंगे, और अंतर्राष्ट्रीय में जो हमारी इस बार धाक बढ़ी है उसके लेकर के यह चुनाव है। यह छोटे मोटे मुद्दों के लेकर चुनाव नहीं है, यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव है। पहले देश है, उसके अच्छा, बाद ये बताइए श्वेता जी, श्वेता जी, सीमांचल श्वेता जी, की जनता ने यह तय कर लिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र अब में उन्होंने क्या तय किया उन पर छोड़िए ना। अपनी अहम भूमिका आप निभाई। कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उनसे वोट मांगने जा रहे हैं, आपका ये कहना है, और देश की विदेश नीति को लेकर सीमांचल की जनता किस्मत का फैसला करेगी, आप ये कह रहे हैं। विकास भी, बिहार में विकास भी हुआ है। एक मिनट सुन तो लीजिए, क्या है ना कि 2008 में बाढ़ आई थी, 20 लाख लोग बेघर हो गए थे। क्या वो मुद्दा नहीं है सीमांचल के लिए, या नहीं होना चाहिए? यूपीए के लोगों से पूछिए उनका तो क्या वो हुआ? पोजीशन में भी नहीं गए थे। हमारी सरकार ने उस समय खड़ा होकर के सारे कार्यकर्ता और सरकारी तंत्र लग करके उनको राहत पहुंचाने का काम किया था। आज केंद्र में आप हैं, राज्य में पिछले 15 साल से आप हैं, 15वां साल चल रहा है आप लोगों का। हर जगह पुल, पुलिया, सड़क और बिजली सरकार ने व्यवस्था करने का काम किया है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, आपका जवाब सीमित दायरे में ही आएगा इस मामले में। सरोज जी, क्या आपको लगता है कि सीमांचल के लोगों से यूपीए के लोगों को वोट मांगने का तो अधिकार है ही नहीं। एक मिनट हो गया, जो भी ठीक है। अधिकार बनता है, हम अब ये लोग के अधिकार आप बनता तय है, मत क्योंकि कीजिए, हमने क्योंकि वो भी काम आपका किया अधिकार है। नहीं तय कर हमारी सकते। सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, ठीक है श्वेता जी, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। हर महिला को गैस का कनेक्शन दिया है। बिहार ठीक है, सरकार ठीक ने है, वहाँ पर वो बहुत से प्रयास किया है, बिजली देने का प्रयास आपके किया है। दावे को यदि पुख्ता माना जाएगा तो आपको समर्थन मिलेगा, बात खत्म है। नहीं माना जाएगा, नहीं मिलेगा, ये तो सब पर लागू होता है। बहरहाल सरोज जी, सवाल सिर्फ इसलिए है आज ही क्योंकि हम वहाँ जितने हाँ, आज ठीक, ही वहाँ मैं समझ गया श्वेता जी, रोक रहा हूं, आप रुक जाइएगा। आप महागठबंधन की ओर से आपकी पार्टी फ्रंट लाइन में है वहां पे, कांग्रेस, और वहां पर मजबूत दावेदारी का आधार क्या लगता है कांग्रेस को, और क्यों लगता है? क्योंकि नवल जी से बात करो तो ठिकरा आपकी ही पार्टी पर 60 साल का हवाला देते हैं, श्वेता जी से बात कीजिए तो आप ही की पार्टी केंद्र में आ जाती है। तो जौतो दोष नंदो घोष बंगला में कहावत है, तो हर चीज के लिए जिम्मेदार तो आपकी पार्टी है, तो आपको क्यों पसंद करें वहां के लोग, बावजूद इसके 2014 में कामयाबी उन इलाकों से आपको मिली थी। अधिक दिनों तक शासन तो इन्हीं का हुआ है। देखिए संजय जी, मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूँ। जी। मुझे भी समय उतना ही दीजिएगा जितना इन दोनों लोगों को हाँ दिया। मैंने दिया कि भगवान बिल्कुल राम दीजिए, ने, 60 साल के हिसाब मांगिए इनसे। भगवान राम की सब लोग पूजा करते हैं, भाजपा वाले थोड़ा विशेष ढोंग करते हैं।
लेकिन उनके जमाने में भी बिजली नहीं आ पाया, शायद ये लोग ये भी कहते हैं किसी दिन। और हम सुनने को बाध्य होंगे क्योंकि इनकी इस तरीके से बोलने की आदत है। अब एक चीज बताते हैं कि सीमांचल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव है, अभी देखिए बोलने नहीं देंगे क्योंकि 5 साल कोई काम नहीं किए हैं, बोलने देंगे नहीं। और इसलिए अगर हम बोलेंगे तो जनता समझ जाएगी सच्चाई क्या है, तो ये बोलने नहीं देना चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। नहीं, नवल जी नहीं रोकते, नवल जी बोलने देते हैं। आप 5 साल जब सरकार चलाते हैं तो अपने काम पे कि मैं 5 साल में हमने क्या किया है, इस काम पे जाते हैं चुनाव मांगने, चुनाव में वोट मांगने। वो ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री 13-14 साल के अपने शासनकाल के हिसाब से मांग नहीं पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है हमने जनादेश का अपमान किया था, हम पे लोग गुस्सा है। और उसके बाद ये जो सड़क की बात एक बात कही इन्होंने, इनकी जानकारी का अभाव है कि सड़क जो है ये मनमोहन सिंह के टाइम में सर्वाधिक फंडिंग हुआ है। कहिएगा तो मैं सारा डाटा निकाल के दे दूंगा जो 4 लेन बनाए। सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी की सरकार की इतनी महत्ता का नाम होगा जो केंद्र से पैसा मिला उसका इस्तेमाल किया। अब 2008 बाढ़ की चर्चा आप कर रहे हैं, 2008 नवल जी रुकिए ना, चिल्लाना पड़ेगा। नवल जी रुकिए, नवल जी रुक जाइए, अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो चुप करा, चिल्लाना पड़ेगा। नवल जी रुकिए ना, 2008 के बाद चर्चा करी मैं उदाहरण के साथ और तथ्य के साथ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में गतगुरु योजना के तहत पूरे देश में पूरी लंबी सड़क सड़क का निर्माण हुआ था। श्रद्धा जी रुक जाइए जरा सा। का अधिकार नहीं है। बिहार को बाढ़ के लिए इमीडिएट रिलीफ, सीमांचल की बाढ़ के लिए इमीडिएट रिलीफ 4000 करोड़ मिला था और यही मोदी जी के जमाने में भी सीमांचल में पिछले साल बाढ़ आया और ये लोग 500 करोड़ दे करके ऐसा नमस्ते कर लिए और उस पर इतना ढिंढोरा पीटे कि 500 करोड़ देके इन लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है। 2008 और 2018 में पैसा कितना कम हुआ होगा वैल्यू उसका, आप ये अंदाजा खुद लगा लीजिए। 4000 करोड़ को 500 करोड़ दे करके ये सीमांचल में वोट पाना चाहते हैं। दूसरी बात, आप 14-15 साल से जब शासन में होते हैं तब आप ये कह नहीं सकते हैं कि वहां पे अगर क्यों नहीं मखाना, क्यों नहीं जूट, क्यों नहीं वहां पे मक्का का हम व्यवस्था दे पाए, क्यों नहीं हम किसानों का जो एमएसपी है एमएसपी दे पाए। मक्के के लगभग आधा दे पा रहे हैं। 60 साल में 100-150 कम हो जाता तो मान लेते कुछ कमीशन खोरी है, लेकिन अगर 1800 1000 रुपए दे रहे हैं इसका मतलब सरकारी लूट, सरकार बैंक लूट रही है, सरकार बोलना नहीं किया। और किसानों की स्थिति पे तो मैं एक बात और बोल देता हूं कि 2018 में बिहार में धान का खरीद लक्ष्य था। किसानों पर ये बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे जिन्होंने किसानों का शोषण किया है। 2019 में ये कर दिया गया 16 लाख टन। कांग्रेस ने विरोध किया, हमारे कार्याध्यक्ष माननीय कौकब कादरी जी ने बयान दिया जबकि 40 लाख टन जेल में ठीक सर, झूठ बोलते हैं। क्या है, राजनीति को रोकने और राजनीति को टोकने की आदत पड़ गई है, इसलिए मुद्दे प्रभावी नहीं होते हैं। लेकिन जनता जो जूझती है, 2-4 होती है सर, उसको भी समझना होगा। जनता बखूबी समझ भी रही है। सरोज जी आप रुकिएगा, ठीक, मैं समझ गया। रजनीश जी बिल्कुल आज भी देख लीजिएगा, परिणाम के दिन समझ में लोग आ जाएगा जब खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस के लोगों का, गठबंधन के लोगों का, तब इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने 7 साल में क्या किया था और इधर इन दिनों में इस सरकार ने क्या किया हमारे है। लोग सांसद हैं, जनप्रतिनिधि है सर्वाधिक, इस वजह से इन लोगों की घबराहट होती है और ये हमेशा रहेगी। और इस बार तो पूर्णिया से भी एनडीए का विकेट गिरने वाला है। ठीक, सब आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा, कुछ और दिखा लेते हैं, फिर हम चर्चा में शामिल होंगे। कहीं भी एक भी सीट बता दीजिए कि आप मेहमानों का फिर रुक करूंगा। रिपोर्ट में आ रहा हो। कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में थोड़ा राजनीतिक समीकरण की बात करते हैं। 18 अप्रैल को पूर्णिया में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। यहां का चुनावी समीकरण बिल्कुल उलट है। जो उदय सिंह यहां पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, इस बार कांग्रेस के टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। पिछली बार के विजेता यानी संतोष कुमार कुशवाहा को जेडीयू ने फिर से टिकट दिया है। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में इस बार तारिक अनवर कांग्रेस से हैं। पिछली बार वो एनसीपी के टिकट पर जीते थे। इस सीट से बीजेपी भी अक्सर जीतती रही है, लेकिन इस बार उसने ये सीट जेडीयू को दी है। जेडीयू ने यहां से दुलालचंद गोस्वामी को टिकट दिया है। कटिहार पश्चिम बंगाल से सटा जिला है और यहां बंगाल का प्रभाव भी दिखता है। किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां इस बार कांग्रेस ने जावेद आलम को टिकट दिया है।
जेडीयू से महमूद अशरफ चुनाव मैदान में हैं। यहां बाहरी बनाम स्थानीय नेताओं का मुद्दा हमेशा रहता है। सैयद शहाबुद्दीन, एमजे अकबर, तस्लीमुद्दीन, सैयद शहनवाज हुसैन यहां से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूर्णिया में इस बार तस्वीर अलग है। बीजेपी ने जेडीयू को समर्थन दे दिया है। बीजेपी के पिछले उम्मीदवार अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। ऐसे में पूर्णिया की जनता क्या सोचती है, उसके मन में स्थानीय या देश से जुड़े मुद्दे हैं। हमारे सहयोगी राजेश शर्मा ने लोगों से यही जानने की कोशिश की है। हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ देखिए एक अधिवक्ता महोदय हैं जो काफी बुजुर्ग हैं हमारे। इन्हीं से मैं शुरुआत करता हूँ। श्रीमान, इस बार का चुनाव तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। देश की सुरक्षा और विकास, सबका साथ सबका विकास को देखते हुए हम लोग जो भी जागरूक हैं, एक मत से हम लोगों ने यह विचार कर लिया है कि विकास को ही ध्यान में रखा जाएगा और उसी पर हम लोग गलत नहीं तो वोट नहीं, कहीं विरोध हो जा रहा है, सड़कें टूटी दिख रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बातें हो रही है, ये सभी चीजें हो रही है। तो ये सारे स्थानीय मुद्दे आप नहीं करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक सारा काम एक मर्तबे कुल संभव नहीं है। कैसा रहेगा चुनाव इस बार? आपका साथ किसके साथ है? आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हम वही मैंने जाएंगे तीर्थ साहब में। अच्छी बात है ना? हाँ। देखिए मेरा मोहम्मद साहब जो उठे हैं। हाँ। अच्छा, तो आप किशनगंज से हैं? किशनगंज के लिए कि आप पूर्णिया जिला से जरूर। देखिए यही होता है थोड़ा परिसीमन के बाद कि पूर्णिया के 2 विधानसभा अमौर और बायसी वो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में चले गए, लेकिन इनका काम तो सिर्फ जिले में होना है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं। श्रीमान, बताइए आपकी नजर में क्या मुद्दा है? हमारे साथ तो यही है कि हम लोग जो है मोदी के साथ हैं। जो देश के लोकल लेवल में कुछ भी चीज आप लोग नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, बस डायरेक्ट देश का वहाँ पे। चलिए वोट देंगे सर। पक्का दीजिएगा ना? कौन गांव से है? जगनी पंजतपुर में। एकदम जोर से देना है वोट, ठीक है ना? कौन पार्टी अच्छा लगता है आपको? पार्टी तो सर सभी अच्छा लगता है। हाँ, ये देखिए, ये सबसे अच्छी जवाब, अच्छा बात आपने कहा है ना। भारत को देखते हैं क्या बात जो, तो यहाँ से आपको भारत दिख जाता है पूर्णिया से? यहाँ से दिखा रहे हैं, आप ही लोग दिखा रहे हैं ना। हाँ। ये तो डीवी नेशनल से दे रहे हैं, आप ही लोग दिखा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भारत कितना बड़ा है कितना छोटा है। हम लोग सीधे ऊपर को देखेंगे जो हमारे भारत जो है दो विभाग में नहीं बचे। राष्ट्रीय मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे हैं। पूर्णिया से भारत देखने की चाहत है और देख रहे हैं लोग। बहरहाल रजनीश जी, दरअसल पूर्णिया में इस बार चेहरे वही हैं गठबंधन की ओर से, सिर्फ पार्टी बदली है। उदय सिंह की बात करें, वो कांग्रेस चले गए, और इधर संतोष कुशवाहा हैं पूर्णिया से, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लास्ट टाइम वो जीते थे। कटिहार को लेकर एक मन में प्रश्न आता है कि जब बीजेपी जीतती रही, जब बीजेपी विपक्ष में रहती थी, 2004 के बाद बीजेपी किस्मत वहां से उस तरह से खुलती नजर नहीं आई, क्यों? ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा और ऐसे जो विषय हैं जिनको हम लोग आज राष्ट्रीय मुद्दा बोल रहे हैं, वैसे मुझको ये कभी नहीं समझ में आया कि किस तरह से एक बकरी से एक शेर को खतरा हो सकता है और पाकिस्तान से भारत को इतना बड़ा खतरा होगा। बहरहाल, लेकिन आज वो मुद्दा है, ये उस सीमांचल में ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा है जी। आप उस क्षेत्र में जो इनकी दिक्कत है उदय सिंह जी की, जो मुझको देखकर लग रहा है, एक तो कि वो राज परिवार से आते हैं, दूसरा ये है कि महागठबंधन के लिए एक जो बड़ा सपोर्टिव वोट ग्रुप होता, वो जो सोशलिस्ट ग्रुप है या वामपंथियों का जो एक समूह है, उनका काफी प्रभाव उन क्षेत्रों में रहा है। वो पता नहीं इनके लिए मतदान करेंगे कि नहीं, समर्थन करेंगे कि नहीं। कटिहार की जहां तक बात है जी, कटिहार, एक तो तारिक अनवर साहब खुद भी काफी स्थापित आदमी हैं, एक बड़ा नाम है, और उनके साथ साथ तस्लीमुद्दीन साहब का प्रभाव रहा, और उनके लोगों ने मतलब एक तरीके से हमेशा इस महागठबंधन में जो आरजेडी है या कांग्रेस के साथ मिलकर ही उन्होंने काम किया है। तारिक अनवर का खुद एक काफी सेक्युलर इमेज है। ये कुल मिलाकर वहां की स्थिति को, वो पड़ोस की घटनाएं भी थोड़ा प्रभावित कर देती हैं, वहां की जो आर्थिक स्थिति है वो भी प्रभावित कर देती है। और चूंकि तारिक अनवर जैसे नेता वहां से आते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते रहे,
तो कई बार राष्ट्रीय विषय भी जो पूर्णिया में आपको नहीं दिखेगी, वहां से 1 घंटे के सफर पर आप कटिहार आ जाइए, कटिहार में कई बार राष्ट्रीय विषय भी दिखेंगे। तो राष्ट्रीय वहां का कटिहार के चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग होता भी है, और आप हमेशा बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जो वहां के परिणाम किस दिशा में या कैसे आएंगे। जैसे हम लोग तो परिणामों को ऐसे भी देखते हैं ना कि मत प्रतिशत, जो टोटल वोटिंग का परसेंट भी हमारे डिसीजन का, हम लोगों के मानने का कि एक पब्लिक ने किसके फेवर में मतदान किया, हम लोग उसको भी एक बड़ा हिस्सा मानते हैं जब विश्लेषण करते हैं। तो ये चीज वहां पर देखने का, और इस बार बेहतर लग रहा है। पता नहीं तारिक साहब की स्थिति जो हम लोग का अपना सर्वे है उसमें उनकी स्थिति बेहतर दिख रही है। बहरहाल डॉक्टर संजय कुमार, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, यदि हम इसको समझना चाहें तो वहां पर कहां कितनी ज्यादा चुनौती नजर आ रही है किसको, और पप्पू यादव फैक्टर वहां पर कितना चुनौती दे पा रहा है? नहीं, पप्पू यादव तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि पूर्णिया में भी उनकी अपनी जमीन रही है, और इधर जो सीमांचल के इलाके हैं, ठीक है उनका प्रभाव कोसी में थोड़ा अधिक रहा है, लेकिन पूर्णिया और कटिहार दोनों में वो काम करते रहे हैं, और काम करने की वजह से उनका एक प्रभाव रहा है। वो पूर्णिया से चुनाव भी लड़ना चाहते थे, संजोग है कि यूपीए उनको एकोमोडेट नहीं कर पाया। कांग्रेस चाहती थी कि वो पप्पू यादव को हम लोग एकोमोडेट करें, और जो उनकी अपनी जमीन है, जो ताकत है, उसको हम इस्तेमाल करें, लेकिन आरजेडी उस तरह से तैयार नहीं हुई, और शायद पप्पू यादव को बात नहीं बनी। तो पप्पू यादव अब किस रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, खास करके पूर्णिया में, ये तो पप्पू यादव ही बेहतर बता सकते हैं, या जो उनके कार्यकर्ता किसके लिए काम कर रहे हैं वो बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि इन इलाकों में आमने सामने की टक्कर है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है कि कोई ट्रायंगुलर फाइट में कोई है, और उसकी वजह से कोई सीधे सीधे एनडीए और यूपीए चुनाव लड़ रही है। ठीक है, कैंडिडेट बदल गए हैं, कल तक पप्पू सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार थे, आज वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो कैंडिडेट बदले हैं, लेकिन करीब करीब जो समीकरण है वो समीकरण उसी तरह से है। अब उस समीकरण को साधने में मुद्दे कहीं वहां नहीं है। ये मुद्दे जो हैं, मैं समझता हूं कि चुनाव के बाद या आपके मन मस्तिष्क में जो मुद्दे हैं वो हो सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए बस यूपीए जीतेगा कि एनडीए जीतेगा, चीजें वहां चल रही है, और इसी बिंदु पर लोग अपना वाइट भी दे रहे हैं कि एनडीए ने बढ़िया काम किया कि यूपीए ने बढ़िया काम किया। तो वहां पर मुद्दे गौन हो जा रहे हैं, वो चाहे गन्ना किसानों का मामला हो, पलायन का मामला हो, उन खेतों में जो वहां पर जो तराई का इलाका है, और जिस तरह से वहां की जो मिट्टी है कछारी मिट्टी, उस कछारी मिट्टी में किसान कुछ कर नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से आज भी एक बड़ी आबादी जो तटबंधों पर रहती है उसके लिए स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की है। पार्टियां जाती हैं, आश्वासन देती हैं, लेकिन वो जो चुनाव जब वक्त आता है तो उसमें दो ही गणित होते हैं, उसमें राष्ट्रीय मुद्दों को कि राष्ट्रीय स्तर पर चीजें कहां खड़ी है, और स्थानीय स्तर पर जातीय समीकरण को, इसी दो समीकरण को बात बना करके और वहां पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि दिलचस्प तथ्य इसमें यह है कि कांग्रेस के समय में वहां पे लोग विस्थापित होते रहे, यूपीए के समय में 2008 में, और जब 2019 में आज हम खड़े हैं तो किसी के लिए वो मुद्दा प्रमुख नहीं रह गया है। और सरोज तिवारी जी, अपोजिशन किन मुद्दों के साथ वहां पर एनडीए के सामने खड़ा है उन इलाकों में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा, जब जिन लोगों ने कहा राष्ट्रीय मुद्दा, बात राष्ट्रीय मुद्दा ही है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा, देश की संवैधानिक संस्थाएं अपनी मर्यादा के अनुरूप बचेंगी कि नहीं बचेंगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा मुद्दा है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा यही मुद्दा है? अभी रजनीश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बकरी से किसी शेर को कैसे खतरा है, लेकिन हम आरएसएस वालों के लिए आरएसएस की भाषा में बताते हैं लोग बड़ा देश को राहुल गांधी जैसे नेताओं से खतरा है, तो बाघ बकरी का कोई मेल ही नहीं है, क्या खतरा होगा? और राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या था कि पुलवामा में इंटेलिजेंस फेलियर होकर हमला करवा लिए,
उरी में इंटेलिजेंस फेलियर होकर के हमला करा लिए, अमृतसर में करवा लिए, अपोजिशन के लिए क्या मुद्दा है सर? कहां नहीं करवा लिया। अब तो सेना के अड्डे पे हमला हो रहा है। सीमांचल में अपोजिशन के लिए क्या मुद्दा है? थोड़ा सा भी नैतिक शर्म, जो नैतिक शर्म, सरोज जी, ये तो ना कहूं कि मैं सरोज जी, सुरक्षा के लिए कर रहा हूं, सरोज जी, और ये तो कम से कम ना कहूं। देखिए, विपक्ष के लोग सुरक्षा की बात, ये कांग्रेस देश के नाम पर भी राजनीति करने लगते हैं। तीन बार हम लोगों ने पाकिस्तान को धोया है, पटका है और अलग अलग टुकड़े में भी किया है। अरे सब पाकिस्तान कहां से बीच में आ गया? मैं आप पूछ रहा हूं, अपोजिशन किन मुद्दों के साथ खड़ा है वहां पर? सुरक्षा के लिए दो हमारे प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी है खालिस्तान के मुद्दे पे। सरोज तिवारी जी, करने के लिए इंदिरा जी की शहादत हो गई। अरे सरोज तिवारी जी सुनिए ना, एलटीटी के खतरे से देश को बचाने के लिए अरे सर, राजीव जी की शहादत हो गई। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, अपनी बात बोले जा रहे। मैं कह रहा हूँ आपके लिए क्या क्या मुद्दा है वहां पर? और उस समय इनका नाम हिंदू महासभा होता था, नहीं खाए। आपके लिए क्या क्या? मेरे लिए वही मैं बताया, मैंने शुरू में ही कहा, इनके लिए कुछ मुद्दा नहीं हुआ थे। सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो किस तरह से वोट मांगेंगे? संविधान की सुरक्षा हो और संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा इनके हो। परिवार की संविधान खतरे में है, तभी हम लोग कांग्रेस की परिवार की दूसरा मुद्दा है संविधान खतरे में है, राजद के परिवार के संविधान खतरे में है, बाकी देश के संविधान बिल्कुल अपने मुद्दा है सही है, कोई खतरा नहीं चौथा है। मुद्दा है हमारे युवाओं को रोजगार, न्याय योजना जो मिला है। आप न्याय योजना 72,000 गरीबी से पीड़ित एरिया है और उसमें आप 15 साल सरकार चलाने के बाद कहते हैं कि ये दोष केंद्र का है। 15 साल जो सरकार यहाँ चला रहा था यूपी और बीजेपी और जदयू, ये अपना दोष नहीं, ये मनमोहन सिंह का दोष हो गया। मतलब अजीब हाल है, ये लोग भगवान राम का दोष नहीं कह दे रहे, यही कम है क्या कि राम राज्य में भी वो गरीब रह गया? तो ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये है कि वहां गरीबी है, 72,000 रुपया सालाना हम लोगों को देना है और वहां के गरीबों को एक मिनिमम डिमांड जनरेट करने लायक बनाना है। उनके मतलब गरीबी के ऊपर हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। इतना अच्छा कायदे। चलिए, आपका मुद्दा न्याय है, रोजगार है और संविधान की रक्षा करना है। ठीक है, समझ गया, रोक रहा हूं। एक रिपोर्ट है, अब आप रुकिए। का रिपोर्ट है कि सीमांचल के जो एरिया है और कोसी अंचल के, ये पिछड़े शैक्षणिक रूप से ये अपने वक्त का हिसाब दे नहीं रहे, और ये अपने वक्त का हिसाब देना रूप से पिछड़े होने का कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्या ये लोग? ठीक, सुनिए सर, अब रुक जाइए। नीतीश जी की कोई जिम्मेदारी नहीं। नवल जी क्या है? नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने का श्वेता जी या कोऑपरेट कीजिए, सरोज जी जरा आप भी कोऑपरेट कीजिएगा। नवल जी क्या है ना, एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत में 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने रोजगार गंवाया, यानी नौकरियां गंवाई। ग्रामीण इलाकों में हालत और बुरी हुई, ये रिपोर्ट कहती है। तो क्या इन रिपोर्ट को भी अनदेखी कर दी जाए और फिर इसका जवाब नहीं मांगा जाए? ये कागजी बात कर रहे हैं, कागजी बात। सर, ये फैक्ट है। आजकल आपके टीवी के लोग, पत्रकार, ये कागजी काम और इसी तरह सर्वे करने वाले कागजी काम करते हैं, बैठते हैं एयर कंडीशन में और गांव की चर्चा करते हैं, गांव को एनालिसिस करते हैं, चुनाव के एनालिसिस करते हैं। आप किसी गांव को देखिए कि उसका जीवन स्तर ऊपर उठा है कि नहीं? किसी गांव में आप देखें, किसी घरों में देखें, और संविधान की सुरक्षा की सर, बात ग्रामीणों का स्तर नहीं उठा है सर, हम लोग भी गांव से ही जुड़े हुए हैं। क्या वही सुरक्षा की बात करता है? जरा आप संजय जी बताइए। संजय जी बात को सुन लीजिए। रो रहे हैं राहुल गांधी ने मतलब खतरा नहीं, मनमोहन सीबीआई के डायरेक्टर को हाथ से हटा देना पड़ता है। मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक का 2 करोड़ आपका ऑर्डिनेंस आया और राहुल गांधी जाके इनकम टैक्स आपका पार्टी का सरकार के ऑर्डिनेंस खबर देता है, बात कर रहे हैं। और राहुल आज किसी को बरी हो जाता है, भाजपा की सरकार में बरी हो जाता है, दोबारा उस पर FIR करते हैं, दोबारा ईडी से तकलीफ देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? विकास की बात, एक बात छूट गई थी मेरे से। हर पैमाने में आपकी ग्रोथ में GDP, इंटरनेशनल ट्रेड और आपका टैक्स कलेक्शन, आपका सब चीज में आप डाउनफॉल। रोजगार 45 रोजगार कम हुआ है, 45 साल में इतनी बेरोजगारी कमी नहीं हुई। और इसके बाद भी आप जानते हैं कि मुद्दों में नहीं बोल सकते, लोग पकड़ लेंगे आप। तो आप क्या कह रहे हैं? अभी बता रहे गाँव ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। अरे सर्जिकल स्ट्राइक सेना किया था भाई, आप नहीं करते कैसे? आप कहते क्या हम लोग जब पाकिस्तान से लड़ाई किए थे
और चुनाव में लोग ढिंढोरा कर रहे थे क्या कि हम पाकिस्तान, मेरे ख्याल से कभी नहीं कहा, सरोज जी, कभी नहीं कहा, सरोज जी, सेना का हाथ नहीं पड़ा होता है, सरोज जी, जानकारी का अभाव होता है, सरोज जी, जदयू के सरोज जी, सरोज जी, कभी बंधा नहीं, सरोज तिवारी जी, सरोज तिवारी को ऑडियो म्यूट किया गया। सरोज तिवारी जी, आप जरा सुनिए पहले, इस वक्त बिहार आपको नहीं सुन रहा है, सुनिए आप पहले हमारी बात सुनिए। सरोज तिवारी जी सुनिए आप, सरोज तिवारी जी आप हमारी बात सुनिए, आपकी बात इस वक्त बिहार झारखंड देश नहीं सुन रहा है, आप हमारी बात सुनिए। नवल जी आप भी प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये बड़ी गरिमामयी मंच है, आप लोग सब इस बात को जब नवल जी बोल रहे हैं तो बीच में आप क्यों बोल रहे थे? आप उनकी बात से असहमत होते, आप पहले हाथ उठाते, हम आपके पास आते, लेकिन हो क्या रहा है, इस भ्रमजाल में हर कोई फंस जा रहा है सर। आप उनको जवाब देने दीजिए ना सर, वो भी आपने जब बोला सबने सुना, अब बड़े धैर्य से सुना साहब, बीच में मत टोकिए प्लीज, ऐसे बात उलझ जाती है, फिर कोई फायदा नहीं फिर डिबेट करने का साहब। मैं कभी नहीं टोकता, अगर ये लोग ना करें। नहीं अदर मान लीजिए कि जी वो एक बार टोक भी दिया, सुन लीजिए नवल जी, नहीं सरोज जी, यदि मानिए बीच में एक बार कोई टोक भी दिया आपको, तो आप अपने धर्म को क्यों त्याग रहे हैं? ठीक है संजय जी, मैं आपकी बात का बड़ी आदर के साथ, बस इतना ही मेरा आग्रह है। कांग्रेस के लोग, मैं आप लोग के पास फिर करूंगा जनाब, मैं दो और मरोड़ा हो रहा है पेट में। अब किसके पेट में मरोड़े हो रहे हैं वो तो जब 23 मई को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, फिलहाल तो बेनिफिट ऑफ डाउट हर किसी को मिल सकता है सर इस वक्त। तब तक बांका में तत्कालीन सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के रेल राज्य मंत्री कार्यकाल में बांका में 4 परियोजना की स्वीकृति मिली थी। इसमें से केवल बांका भागलपुर रेल परियोजना ही धरातल पर उतर पाई है। 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए बनने वाले अभिजीत पावर प्लांट चालू होने के पहले ही बंद हो गया, जबकि इस पर काफी काम हो चुका था। किसानों का हाल बांका जिले में बेहद खराब है। जिले में सिंचाई के लिए बनाए गए नहर का हाल बदहाल है। बेतरतीब ढंग से नदियों के बालू खनन से नदी का पानी एनक्रोचमेंट क्षेत्र पर नहीं पहुंच पा रहा है। अमरपुर की बड़ी बांध और धोरैया के हिंडवी बांध की मरम्मती के बाद भी खेतों तक सिंचाई के पानी का पहुंचना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। कई जगहों पर सड़क और पुल पुलिया का अभाव है। जेडीयू महागठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच बांका में मुकाबला है। जनता स्थानीय और राष्ट्र से जुड़े मुद्दे दोनों पर अपनी बात कह रही है। जरा सुनते हैं बांका के लोगों की राय। पहला मुद्दा तो यहाँ का विकास का, और सेकंड मुद्दा तो आसपास बांका चूंकि नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो जिस प्रकार से 5 साल में नदियों का खनन किया गया है, उससे आसपास के रहने वाले सिंचाई स्तर में बिल्कुल ही गिरावट आ गई है। और यहाँ का इन्वायरमेंटल वातावरण भी उस नदी के खनन के कारण से बढ़ते हुए चला गया, ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो गया है। साथ ही साथ ना एक बढ़िया ढंग से कोई महिलाओं के लिए कॉलेज खोला गया है, ना शिक्षा का कोई विकास का यहाँ पे रहा गया है। मुद्दा बेरोजगारी हुआ सर, सड़क, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिक, इसके लिए चुनाव करेंगे हम लोग, इसके बेसिस पे वोट देंगे। लेकिन हाँ, 2 चीजें जरूर दिखी है। एक इंटेंट, जिसकी इंटेंट की बात करते हैं कि अपने पावर को एक्सरसाइज करने वाली सरकार, जिसने एक इंटेंसिटी दिखाया है, और दूसरा जो एक नेताओं में हम लोग के लिए बहुत ही लोकोक्ति हो चुकी है कि छवि, तो साफ छवि वाले नेता विरल हैं बिल्कुल। तो ये 2 चीजें हैं। बाकी बिल्कुल विपक्ष का जो कहना है कि 5 सालों में जितनी उपलब्धि हासिल करने की हमें अपेक्षा थी उतनी नहीं हो सकी, क्योंकि बहुत बड़ा लोकतंत्र है और 5 सालों में सभी कार्य सभी उपलब्धियां हासिल कर लेना संभव नहीं है। बाहरी भगाओ, बच्चा बच्चा हो, ये सब जो है यही सब मुद्दा होता है, विकास का मुद्दे नहीं होता है। मुद्दा है और यहाँ हम लोग विजय बाबू बहुत कर्म किए थे और उन्हीं के नाम पर कुमारी को वोट करें। ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, बांका में क्या मुद्दा रहेगा? बांका में जो पुराना मुद्दा था वही रहेगा, विकास का मुद्दा। विकास जिस तरह प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने किया, वैसा प्रधानमंत्री क्या आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिला था हमारे पूरे देश में। मुद्दा जो विकास का लकीर जयप्रकाश नारायण यादव ने पिछले 5 सालों में खींच दिया है, उसी को हम लोग को आगे बढ़ाना है। लोकसभा का जनता मन में ठान लिया है कि फिर इससे इन्हीं को दिल्ली भेजना है, दूसरा कहीं कोई नहीं है।
कुछ समर्थक, कई जनता अपने अपने मुद्दे हैं और उनका अपना अपना समर्थन है, क्योंकि मुद्दे तो हैं। बांका कोई विकसित शहर नहीं है। विकास एक समय हुआ था, विकास अधूरा रह गया है और विकास के कई मापदंड हैं, कई मायने हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। तो रजनीश जी, क्या लगता है बांका कॉन्स्टिट्यूएंसी के यदि हम समझें तो वहां ट्रायंगुलर फाइट तो है, वहां के अपने मुद्दे हैं और अपना विकास भी है और कई तरह की चुनौतियां भी वहां नजर आती है। संजय जी, एक बात के लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उनके आने के बाद से अपरिभाषित ही सही विकास शब्द अनेक लोग उपयोग करने लगे हैं। सामान्य जन में भी उसका उपयोग होता है, लेकिन उसके पता नहीं उसका अर्थ वो समझते हैं या नहीं। अब भागलपुर, बांका और बगल में मुंगेर, ये इस क्षेत्र में स्थानीयता ही इशू होता है चुनावों में। स्थानीय मुद्दा नहीं, स्थानीयता। और जो स्थानीयता है, जातियों के, वर्गों के सामाजिक संबंधों के आधार पर जो चीजें तैयार होती हैं, उसके अनुरूप ही मतदान भी होते हैं, उसके अनुरूप ही परिणाम भी आते हैं। बांका भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। वहां से तो बिहार को कभी चंद्रशेखर सिंह जैसे मुख्यमंत्री भी मिले हैं और जो इन लोगों ने कोशिश की थी चानन कटोरिया डैम से और उससे नहरों को निकालकर और फिर अपनी सिंचाई के लिए एक परियोजना उन लोग बाद के समय में भी आई थी, वो सब बहुत सफल नहीं हुए। और इसका मुख्य कारण है सामाजिक बनावट की स्थानीयता। वहां सारे विकास होते हैं, वहां के लोग पढ़ने जाते हैं, वहां के लोग सब कुछ करेंगे, व्यापार भी करेंगे, लेकिन जो उनके अपने सामाजिक ताना बाना की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो उससे बाहर जाकर बहुत कुछ नहीं करते। इसलिए इस बार ये त्रिकोणीय हो गया। पुतुल जी को मिलना चाहिए। अभी तो आज भी बात हो रही थी दिन में कि शायद उन्होंने कुछ अपने वर्ग का, अपनी जाति का अच्छा खासा मत उनको मिल जाए, और अगर ये मिल जाता है तो वो एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है। और महागठबंधन के लिए में है कि उनको थोड़ा सा बचाया जाए, क्योंकि जिस समय दिग्विजय सिंह जी थे उस समय एक दूसरी बात होती थी। दिग्विजय सिंह का अपना प्रभाव था, प्लस उन्होंने पूरे बांका के लिए, उस क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया था विकास का, उसका रोड मैप बनाया था और उसके अनुसार कुछ काम हो रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद ये बातें रह गई और पुतुल जी शायद उनकी ही विरासत में कुछ मत पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा गतिविधि उनकी नहीं देखी जाती है क्षेत्र में। जी संजय जी। डॉक्टर संजय कुमार, क्या आपको लगता है त्रिकोणीय संघर्ष में क्या पुतुल कुमारी जो है वो बहुत मजबूती से सामने दिख रही हैं, या फिर कहीं न कहीं किसी एक फैक्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए वो मैदान में है? क्योंकि जयप्रकाश नारायण यादव जो है वो भी कहीं न कहीं मजबूती के साथ वहां डटे हुए नजर आ रहे हैं, सिटिंग एमपी भी हैं, और कुछ वोट कटने और कुछ वोट बंटने की वजह से कहां जाकर चैलेंजेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्लस वहां के अपने मुद्दे, जो जिस अधूरे विकास की बात हो रही है, विकास की बात बहुत सारे वोटर्स भी कहने लगे हैं, विकास हमारा मुद्दा है। तो किसका विकास, कैसा विकास, किसके लिए विकास और कौन सा विकास, ये भी समझने की आवश्यकता है। बांका की दृष्टि से क्या कहेंगे? नहीं, पहली चीज तो मैं कह रहा हूं कि पुतुल सिंह बहुत मजबूती से वहां डटी हुई है, और जो स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जो थे वो विकास के रूप में ही वो जाने जाते थे बांका में। जब वो रेल राज्य मंत्री थे उसी समय इन्होंने इन परियोजनाओं की शुरुआत की थी, और बांका के लोग दिग्विजय सिंह को उसी रूप में आज भी याद करते हैं। वहां सारी जातीय सीमाएं टूट जाती हैं जब लोग दिग्विजय सिंह को या दिग्विजय सिंह के कार्यों को याद करते हैं। तो पुतुल सिंह उसी का फायदा उठा रही हैं और उसी तरह से वो डायलॉग भी कर रही हैं लोगों से। उनकी जो पुत्री है श्रेयसी सिंह, जिस बेबाकी से उन मुद्दों को उठा रही है, तो कहीं न कहीं से दिग्विजय सिंह का रिफ्लेक्शन लोगों में दिखाई पड़ रहा है और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो जिस मजबूती के साथ लोगों में एक्सेप्टेंस है पुतुल सिंह को, मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि वो
किसी का वोट काट रही है या किसी को जिताने में वो मदद कर रही है, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर अभी बनी हुई है। और अगर ध्रुवीकरण में वो कहीं से भी लोग अगर पुतुल सिंह के प्रति हो गए तो बात दूसरी हो जाएगी, क्योंकि 2 विधानसभा, उसमें एक कटोरिया विधानसभा जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है और वहां का जो वोट है वो एक बड़ा फैक्टर होता है। वही वोट किसी को जिताने में, किसी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिल्कुल। और जो आदिवासी लोग होते हैं बड़ा साइलेंट होते हैं और वो साइलेंटली वो वोट करते हैं। तो मुद्दों को लेकर के, जिस मुद्दे पर आज हम लोग पूरा डिबेट कर रहे हैं, पुतुल सिंह मुद्दों को लेकर के ही मुखर है और वो मुखर है और लोगों से संवाद कर रही हैं कि आप दिग्विजय सिंह के कार्यों को याद कीजिए। ठीक है, पिछली बार हमको आपने मैंडेट नहीं दिया, पिछली बार हमको आपने भेजा नहीं लोकसभा में, तो चलिए वो तो उनके अपने तर्क होंगे, उस आधार पर कुछ आगे बढ़े डिमांड होगी, तो वो घेरने की कोशिश इसी बिंदु पर कर रही है। जी, नवल जी, संक्षेप में ही आप तीनों मेहमानों से इस वक्त चर्चा करूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे भागलपुर को भी आप लोग ने समझना है। वहां पर जयप्रकाश यादव आरजेडी से, पुतुल सिंह आपके निर्दलीय हैं और गिरधारी यादव जेडीयू के कैंडिडेट हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला वाकई 3 कोण अलग से स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई किसी से कमतर नजर नहीं आ रहा है। तो क्या चैलेंजेस ज्यादा वहां पर बाकाम नजर आ रहे हैं? कोई चैलेंज नहीं है। आप लोग टीवी मीडिया वाले एनालाइजर लोगों दूर से ही समंदर के किनारे खड़ा होके समंदर के गहराई, यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं सर, हम नजदीक से भी रिपोर्ट लेकर आते हैं। एनडीए के उम्मीदवार गिरधारी यादव जीतेंगे। अभी संजय जी ने कहा कि कटोरिया आदिवासी बहुल है, उनको शायद फिर एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। कटोरिया यादव बहुल है, आदिवासी बहुल नहीं है। नहीं गए तो एक बार जाकर उसको देख ले। हम उसके 6 सेगमेंट को जानते हैं। जिस दिन जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव लड़ते थे तब भी मैं था, मनोरमा सिंह चुनाव लड़ती थी तब भी मैं था, और दिग्विजय सिंह जो अंतिम चुनाव लड़े तब भी मैं वहां था। देखिए, वहां का जो परिदृश्य यह पूछते हैं कि दिग्विजय सिंह के स्वजातीय वोट को पुतुल सिंह लेके पार्लियामेंट में चली जाएगी, तो क्या वो स्वजातीय वोट लास्ट टाइम कहां चला गया था? जब तक सम्यक रूप से लोग और कहते हैं दिग्विजय सिंह ने सब विकास कर दिया, तब भारत सरकार को, बिहार सरकार को वहां करने की कहां कोई जरूरत रह गई है? यह कह रहे हैं कि वहां नहर से पानी नहीं जा रहा है, किसानों का दिक्कत हो रही है। नहर की जरूरत उस दिन बहुत अधिक था जिस दिन गांव में बिजली नहीं जाते थे। आज 24 घंटा में 24 घंटा बिजली है। पानी का अल्टरनेटिव व्यवस्था हुआ। आज जो वहां पर चानन डैम पर और अगल बगल में जो वहां अत्याचार थे, वो अत्याचार में कमी आया है। यह उसका परिणाम है। और मैं आपको एक बार फिर संजय जी कह के जा रहा हूं, हमारा उम्मीदवार बांका से हर हाल में जीतेगा। जो सामाजिक समीकरण है उसको दूर से नहीं, धरती पर जाके देखना चाहिए। हमारा उम्मीदवार हर हाल में जीतेगा। आप फिर आपसे बात होगी। ठीक सर, सरोज जी आपके पास रुक करूं, उससे पहले मैं भागलपुर का भी एक जरा सा आपको दिखला देता हूं। भागलपुर में जनता वादों से ऊब चुकी नजर आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। 20 साल पहले किए वादों को भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। जो ट्रैफिक जाम है भागलपुर के लिए एक अभिशाप बन गया है। क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। हवाई सेवा वादे ही बनकर फिलहाल रह गए हैं। 2 साल पहले केंद्र सरकार ने पौराणिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से उसी जगह पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा जरूर की थी, बाकायदा आम बजट में स्वीकृति भी मिली थी। लेकिन जिस तरह से रेल मंडल कार्यालय की फाइल स्वीकृति के बाद भी लटकती रही, उसी तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय की फाइल अभी भी टेबल बदल रही है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण से यह इलाका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ जाएगा। 4 पुल, विजयघाट, चंपा, भैना और घोरघट पुल भागलपुर के विकास के रास्ते में 10 साल से रोड़े की तरह अटका हुआ है। विजयघाट पुल तो बना, लेकिन अप्रोच पुल के कारण चालू नहीं हुआ, जबकि बाकी 3 पुलों का निर्माण 5 साल में भी पूरा नहीं हो सका। भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर ब्रिज की घोषणा 2005 में हुई। विधानसभा से यह मुद्दा लोकसभा में पहुंचा, लेकिन काम नहीं हुआ। रेलवे और पुल निगम के बीच मामला फंस गया है। 500 करोड़ का सिल्क उद्योग 50 करोड़ में सिमट गया है। केला, आम और मकई यहां काफी उपजते हैं, लेकिन यहां एक भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। सवाल यही है कि क्या भागलपुर को स्मार्ट सिटी का तमगा चाहिए या स्मार्ट शहर चाहिए?
400 करोड़ के आवंटन के बावजूद और 3 साल बीत जाने के बावजूद इस पर काम काफी धीमा है। न पार्क बने, न सौंदर्यीकरण दिखे, न कोई अन्य सुविधा विकसित हुई। मगर बर्लिन, सिंगापुर और अमेरिका की तस्वीरों के साथ यदाकदा लोगों को पीपीटी दिखा दिया जरूर जाता है। सरोज तिवारी जी, क्या लगता है भागलपुर और बांका कैसा रहेगा महागठबंधन के लिए और कितना चैलेंज आप लोग दे पाएंगे? इनका कहाँ कुछ है? देखिए, अब इनको चुप करा लीजिए। इनका कुछ है कि इनसे पूछ रहे हैं? सर, आपका अभी कुछ है जो आपसे हम पूछे? हर चीज में बोलेंगे और अगर मैं जब चिल्लाता हूँ तो आप गुस्साते हैं। ये आदत से मजबूर है। अब इनकी बात मैं बता देता हूँ, एक इनकी सच्चाई जान लीजिए। जहाँ नवल जी नहीं है वहां भी सब कुछ है, और जहाँ जातिगत बात करेंगे तो कैसे सलाह ज्ञान दे दिए ये संजय जी को, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको ये जातिगत मामलों में ज्ञान दे दिए। लेकिन खैर, मतलब ये जातिगत बड़ी आसान महसूस करते हैं क्योंकि उसी में रहते हैं। अब दूसरी बात आप आइए, विकास इनको कुछ नहीं होना। आपको एक चीज बड़ी ईमानदारी से सच के साथ जानना होगा कि सांसद सड़क नहीं बनाता। सांसद को यह फंड नहीं मिलता है कि जो स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे सांसद के फंड से बनेगा। तो उसके लिए हम लोग सांसद का समझे तो पहले कि सांसद के कितने अधिकार हैं, तब आप उसको एनालिसिस कर पाइएगा कि ये सांसद सही कर रहा है गलत कर रहा है, और तब आप वोटर कर पाइएगा बढ़िया से। नहीं, मैं आप दोनों को कह रहा हूँ, संजय जी के माध्यम को समझाइए, संजय जी के माध्यम से कह रहा हूँ, दर्शकों को कह रहा हूँ कि दर्शक भी समझे इस चीज। भाजपा के मानते में ना रहे। अब बात है, ये दोनों जगह महागठबंधन बड़ी क्लीन स्वीप करेगा और उसका वजह है क्योंकि आप 15 साल से सरकार में हैं। अरे आप 15 साल पहले, अभी 2 साल 1.5 साल पहले आपने जनादेश का, भारी जनादेश का घनघोर अपमान किया, और उसके बाद आपके जो प्रधानमंत्री 5 साल से हैं, ये हम नहीं कह रहे 5 साल कम होता है कि ज्यादा होता है, ये प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि हमको 60 महीना दे दीजिए, मैं सोना की चिड़िया बना दूंगा। तो बना दिए। एक साल में भ्रष्टाचारियों को जेल भेज, गांव में सड़क सर, समय की पाबंदी है, दिलचस्प बोल पर ही इस बहस को रोकना होगा। सभी मेहमानों का धन्यवाद, विजय कुमार, नवनीश भारद्वाज, नवल जी, सरोज तिवारी, श्वेता विश्वास, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन यह राजनीति का मैला आंचल है, यहाँ पर हर राजनीतिक दल को दूसरे दल का आंचल मैला नजर आता है और अपना आंचल बिल्कुल साफ सुथरा और प्यारा न्यारा नजर आता है। देखिए, आखिर में जनता जनार्दन ही सब कुछ तय करती है। 18 अप्रैल को चुनाव होने हैं, विश्वास मानिए आपका एक एक मत बेहद कीमती है, लेकिन उस मत को जाया मत कीजिएगा। जाति, धर्म और इस सब के आधार पर यदि आप मतदान करते हो अब तक, थोड़ा सोचिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और आपको अपने से क्या चाहिए, अपने देश से क्या चाहिए और देश के लिए आपका क्या कर्तव्य बनता है। तो कृपया इस मैला आंचल को साफ करिए और विश्वास मानिए, जो उचित हो, उपयुक्त हो, जो वाकई क्षेत्र के लिए खड़ा हो, ऐसे उम्मीदवारों के साथ आप भी चलेंगे तो आपका चेहरा थोड़ा खिलेगा, मुस्कुराएंगे आप। नमस्कार।